एपिसोड में हमने समझा कि आपका ईपीएफ अकाउंट कैसे काम करता है, उस पर इंटरेस्ट कैसे मिलता है और पासबुक में क्या-क्या जानकारी होती है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो नौकरी बदलने वाले ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय के मन में आता है। नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद पुराने पीएफ का क्या करें? उसे नई कंपनी में ट्रांसफर करें या फिर विड्रॉ कर लें? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन से। सर, सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि जब कोई एम्प्लॉय नई नौकरी ज्वाइन करता है तो उसके पुराने पीएफ का क्या होता है? मतलब नई कंपनी में सबसे पहले जो उसका कदम है वो क्या होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू पीएफ? देखिए, ऐसा है कि जब आप नौकरी छोड़ रहे हैं और जो नया वाला एम्प्लॉयर है, अगर उसके यहाँ ईपीएफ है तो आपको सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर को आपका जो यूएन नंबर है वो देना चाहिए। तो जो पुराना एम्प्लॉयर के पास जितना आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हो गया है वो ऑटोमेटिकली इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे कोई वजह से आप पुराना यूएन नहीं दे पाए हैं, यहाँ पे नया यूएन क्रिएट हो गया, तो बाद में भी आप अपने एम्प्लॉयर को पुराना वाला यूएन दे के दोनों अकाउंट मर्ज करवा सकते हैं। तो उधर पुराने वाले एम्प्लॉयर के यहाँ जितना आपका ईपीएफ का पैसा इकट्ठा हुआ है वो आपके करंट वाले एम्प्लॉयर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो आपका कंबाइंड हो जाएगा। सर, अक्सर ये कहते हैं कि पीएफ ट्रांसफर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है? अगर पीएफ ट्रांसफर नहीं किया जाए तो इसका क्या कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, ऐसा है, इसके दो इम्प्लीकेशंस हैं। एक पहला इम्प्लीकेशन तो आपका जो ईपीएस है, जो आपके प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन की वजह से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के वहाँ आपकी जो पेंशन की एलिजिबिलिटी बनती है वो 10 साल की कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस की वजह से बनती है। और वो 10 साल की कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस के लिए जरूरी नहीं कि आपका सर्विस एक ही एम्प्लॉयर के वहाँ हुआ हो, मतलब आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के यहाँ भी अगर सर्व किया है और आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन हुआ है तो वो माना जाता है। पर वो तभी माना जाएगा जब आपका पुराने एम्प्लॉयर का ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो नए एम्प्लॉयर के यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, मतलब वो जो 10 साल की जो एलिजिबिलिटी है वो एग्रीगेट बेसिस पर डिसाइड होती है। तो अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो वो पुरानी वाली सर्विस इसमें नए एम्प्लॉयर के यहाँ कंसीडर नहीं होगी। और दूसरा क्या नुकसान होता है कि अगर आपने पुराने वाले एम्प्लॉयर के यहाँ 5 साल से कम का सर्विस किया है और अगर आप पीएफ का पैसा अगर निकलवाना चाहते हो तो आपको उस अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि वो इन आइसोलेशन वो 5 साल से कम की सर्विस मानी जाती है। और जब 5 साल से कम की सर्विस होती है तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। तो यह दो नुकसान है। एक तो आपके जो ईपीएफ का पैसा अगर नहीं ट्रांसफ़र करते हैं और पुराने एम्प्लॉयर के यहाँ कंट्रीब्यूटरी सर्विस 5 साल से कम है तो वो विड्रॉल पूरा टैक्सेबल हो जाता है। और इसके अलावा आपकी जो ईपीएस की एलिजिबिलिटी है उसके लिए भी वो जो पुराना वाला कंट्रीब्यूटरी सर्विस है वो भी ऐड होगा अगर आप उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं। ओके सर। सर, कई लोग नौकरी बदलते ही अपना पीएफ विड्रॉ कर लेते हैं। क्या ये सही डिसीजन है ऐसा करना? और किन सिचुएशंस में पीएफ विड्रॉ करना चाहिए और कब ट्रांसफर करना ज़्यादा बेहतर है? मतलब आई वांट यू टू क्लियरली एक्सप्लेन कि वो कौन-कौन सी परिस्थिति है जहाँ पे हम पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं या करना सही है, और कहाँ पे ट्रांसफर करना एक सही डिसीजन मान सकते हैं? देखिए, ऐसा है, मेरे हिसाब से जो पीएफ का जो फंड इकट्ठा होता है उसका मेन पर्पज है आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा करना। क्योंकि एक बार आप रिटायर हो जाते हैं, आपकी एज हो जाती है, आपकी जो कमाने की जो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, वो कम हो जाता है। और इस वजह से आपको उस समय कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कॉर्पस जरूरी है जिससे आपके रिटायरमेंट के दिन बराबर से निकल जाए। अब ऐसा आप पूछ रही है कि कभी निकालना चाहिए, मतलब रिटायरमेंट के अलावा बीच में ईपीएफ का पैसा कभी निकलवाना एडवाइजेबल है? मेरे हिसाब से
ईपीएफ के पैसे को हाथ लगाना ही नहीं चाहिए अनलेस आपके भूखे मरने की नौबत आ गई है। और उस परिस्थिति में जो सर्वाइवल वाली अगर क्वेश्चन पैदा होता है तो आप ईपीएफ के पैसे को हाथ लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। बाकी कोई भी परिस्थिति में मैं आपको ईपीएफ का पैसा विड्रॉ करने को एडवाइज नहीं करूंगा। इसके अलावा दूसरा एक और कारण है कि ईपीएफ के जो बैलेंस पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दूसरे रिस्क फ्री प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा मिलती है। मतलब जैसे पिछले साल का 8.5% है। और इसके अलावा वो टैक्स फ्री भी होता है। मतलब जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है आपके ईपीएफ अकाउंट पे वो टैक्स नहीं लगता है उस पर। तो आप अगर उसकी जो एक तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक टैक्स फ्री पोजीशन है ईपीएफ के इंटरेस्ट की, वो कंसीडर करें तो ये आपके लिए एकदम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। और तीसरी बात है कि आपके जो असेट एलोकेशन के हिसाब से आपको अलग अलग असेट क्लास में पैसा डालना चाहिए। तो ईपीएफ का जो कॉर्पस है वो आपके जो डेट पोर्शन है उसकी केयर कर सकता है। सर, अब अगर हम बात करें कंटिन्यूअस सर्विस की, तो ये क्या होता है और साथ ही पीएफ ट्रांसफर करने से इसका हमें क्या फायदा मिलता है? ये जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि कंटिन्यू जो ईपीएफ और ईपीएस के लिए जो कंटिन्यूस सर्विस का जो प्रोविजन है या कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यूस सर्विस नॉट नेसेसरीली विद द सेम एम्प्लॉयर, पर वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके ईपीएफ के जो कंट्रीब्यूशन की। और वो जो पुराना वाला अगर कोई एम्प्लॉयर के यहाँ अगर आपका कोई ईपीएफ का बैलेंस पड़ा है तो वो बाद वाले में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो इसको कंटिन्यूटी माना जाता है। मतलब अगर एज लॉन्ग एज आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन बराबर जा रहा है और पुराना वाला ईपीएफ का कॉर्पस है वो लेटेस्ट वाले एम्प्लॉयर के यहाँ ट्रांसफर हो गया है, तो वो जो जितने एम्प्लॉयर के यहाँ आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन हुआ है और अगर आपने सब एम्प्लॉयर के ईपीएफ बैलेंस को ट्रांसफर किया है तो वो जहाँ पे भी जितने जितने साल आपने सर्विस रेंडर किया है वो पूरी की पूरी सर्विस आपकी कंटिन्यूअस सर्विस मानी जाएगी ऐड करने के बाद। अब सर, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी, अगर कोई एम्प्लॉय हर बार नौकरी बदलते टाइम पीएफ विड्रॉ करता है तो लॉन्ग टर्म में जो उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग है उस पर इसका क्या असर पड़ सकता है या उसको कितना नुकसान हो सकता है? अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। मतलब मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि रिटायरमेंट वो स्टेज होता है व्यक्ति का जिसमें उसके पोटेंशियल कमाने की कम हो जाती है और खर्चे उसके रहते हैं, क्योंकि जिंदा तो रहना ही है। तो जो डे टू डे एक्सपेंसेज है, स्पेशली जो मेडिकल के खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। तो चूंकि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है कि भाई गवर्नमेंट आपका ध्यान रखे और गवर्नमेंट आपको फ्री मेडिकल देवे या कोई मॉनेटरी हेल्प करे, वो है नहीं। तो यू आर लेफ्ट टू फेंड फॉर योरसेल्फ। तो आपको उस परिस्थिति में अपने खुद के लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है उनके लिए ये ईपीएफ का प्रोविजन है, तो ईपीएफ का पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और बाकी जो लोग हैं वो भी पीपीएफ के जरिए या एनपीएस के जरिए अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जितने भी फाइनेंशियल गोल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल रिटायरमेंट का है, क्योंकि उसको आप न तो पोस्टपोन कर सकते हैं और न मॉनेटरी टर्म्स में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो आज हमने जाना कि नौकरी बदलने के बाद पीएफ को ट्रांसफर करना क्यों जरूरी माना जाता है, किन परिस्थितियों में विड्रॉल सही हो सकता है और कंटिन्यूअस सर्विस आपके भविष्य के लिए कितनी जरूरी है। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि किन किन जरूरतों के लिए आप अपनी ईपीएफ से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, इसके क्या नियम हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपके मन में भी पीएफ से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी जरूरत से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।